आर्टिकुलेट करेगा वर्टिब्रल बॉडी के साथ। नेक में क्रेस्ट रहेगी, अपर बॉर्डर ऑफ द अटैचमेंट सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, देखो ये सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, एंड पोस्टीरियर सरफेस जो है that gives attachment to the inferior costotransverse ligament, inferior costotransverse ligament। ट्यूबरकल के पास हमने दो चीज देखी थी, मीडियल आर्टिकुलर फैसेट था एंड लेटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट था ट्यूबरकल में। तो मीडियल आर्टिकुलर पार्ट जो है दैट articulates with the coastal facet on the transverse process of vertebra। तो जो वर्टिब्रा होती है वहां पर ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास फैसेट होगा, तो ट्यूबरकल ऑफ द रिब आर्टिकुलेट्स विद द फैसेट ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा। जहां पर आप आर्टिकुलेशन देख सकते हो, बराबर। ये आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास फैसेट है। तो रीब जो है उसका ट्यूबरकल और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास जो फैसेट है वो दोनों आर्टिकुलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर आपके पास बोन्स है तो यू कैन सी द आर्टिकुलेशन। लेटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट गिव्स अटैचमेंट टू द लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब ये चीज आपको शाफ्ट के पास ये मसल्स के अटैचमेंट आपको थोड़े समझ में आएंगे आज, तो दूसरा लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। ये दो रीब है, दो रीब के बीच का ये आपका इंटरकोस्टल स्पेस है, बराबर। ये ऊपर वाली रीब है और ये नीचे वाली रीब है। तो ऊपर वाली रीब का ये अपर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है और ये शाफ्ट का पोर्शन, इज इट क्लियर। और ये नीचे वाली रीब का अपर बॉर्डर और ये शाफ्ट है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इस एक्सटर्नल मसल जो है वो कहाँ से अराइज होता है, वो अराइज होता है ये नीचे, ये रीब की अपर बॉर्डर के पास। मैंने बताया था आउटर लीफ होता है और इनर लीफ होता है। तो आउटर लीफ ऑफ अपर बॉर्डर अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स वहां से अराइज होगा और वो ऊपर जाएगा ऊपर, और वो इंसर्ट होगा लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये 5th नंबर की रीब है और ये सपोज ये 6th नंबर की रीब है, तो हम इंटरकोस्टल मसल्स का अटैचमेंट देखे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का, तो वो 6th नंबर की रीब की आउटर लिप से अराइज होगा और वो ऊपर रन करेगा ऐसे, एंड इंसर्ट होगा ये लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब, लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब। इज इट क्लियर। इंटरकोस्टल इंटीमी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से वो कोस्टल ग्रूव के फ्लोर के पास अराइज होगा, और कोस्टल ग्रूव कहाँ पर है, लोअर बॉर्डर के पास है, बराबर। रीब की ये अपर बॉर्डर है और लोअर बॉर्डर के पास है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब से अराइज होगा और वो नीचे आएगा एंड लोअर रिब की इनर लिप के पास अटैच होगा। दोनों का ओरिजिन, फाइबर्स ऑफ डायरेक्शन डिफरेंट है। तो एक मसल से है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे की रिब से अराइज हो रहा है और ऊपर की रिब के पास इंसर्ट हो रहा है। दूसरा है वो ऊपर की रिब से आ रहा है और नीचे इंसर्ट हो रहा है। इंटरकोस्टालिस इंटीमी मसल है वो रिब की 2/4 पोर्शन में रहेगा। ओके, उसका डिटेल में अटैचमेंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। बट दीज टू इज वेरी टिपिकल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से वो आउटर लीफ ऑफ अपर बॉर्डर से अराइज होगा और उसका इंसर्शन होगा लोअर इनर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब, ओके। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कोस्टल ग्रुप के फ्लोर से अराइज होगा और नीचे इंसर्ट होगा इनर लीफ ऑफ लोअर रिब। क्योंकि ये दो मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो दो रिब के बीच में ही होंगे। तो एक रिब की लोअर बॉर्डर रहेगी और एक रिब की इनर बॉर्डर रहेगी। तो रिब जो है उसका हम बाउंड्री देखे इंटरकोस्टल स्पेस का, तो दो रिब के बीच का जो पोर्शन है दैट इज इंटरकोस्टल स्पेस। तो वो बाउंड्री कैसे बनती है दोनों बीच का जंक्शंस में, तो
एक रिब की लोअर बॉर्डर है, रिब की अपर बॉर्डर है, तो ये जो मसल ये दोनों के बीच में ही रहेंगे। नेक्स्ट ले थोड़ा इजीली क्लियर होगा। मैंने आपको दो मसल्स के अटैचमेंट बताए जो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टिपिकल रिब। उसका अप्लाइड में इट इज वीकेस्ट, इट इज फ्रैक्चर एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ द रिब्स। और फ्रैक्चर होता है तो व्हाट हैपन, इट में इंजर योर प्लूरा एंड इट में आल्सो इंजर योर लंग। Atypical ribs, first, second, 10th, 11th and 12th are the atypical ribs. तो ये सब ribs है, they bear some specific features. तो first rib जो है वो shortest है, short है, broadest and most curved rib है. ओके, यहाँ पर कोई कोस्टल ग्रूव नहीं है, नो ट्विस्ट इन द शाफ्ट। यहाँ पर हम देखते हैं आगे, तो देखो ये ट्विस्ट है, तो ऐसा कोई ट्विस्टिंग फर्स्ट रिब में नहीं दिख रहा है, देयर इज अ नो ट्विस्ट इन द शाफ्ट। तो शॉर्टेस्ट है, ब्रॉडेस्ट है एंड मोस्ट कर्व्ड रिब्स है। नो कोस्टल ग्रूव, यहाँ पर कोई कोस्टल ग्रूव नहीं है एंड नो ट्विस्ट इन द शाफ्ट, यहाँ पर कोई शाफ्ट में ट्विस्ट नहीं है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं। दिस इज अ हेड, ये नेक और ये ट्यूबरकल है, बराबर। हेड के पास सिर्फ एक ही फैसेट रहेगा, दैट आर्टिकुलेट्स विद द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। ये नेक है, ये ट्यूबरकल है, दैट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। दिस इज द शाफ्ट ऑफ द फर्स्ट रिब, शाफ्ट ऑफ द फर्स्ट रिब, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, दिस इज द शाफ्ट ऑफ द फर्स्ट रिब। ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब है और नीचे वैसे इंफीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब रहेगी। दिस इज अ इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड दिस इज द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। कितना समझ में आया? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो पहले पार्ट समझ में आएंगे तो ही समझ में आएगा। हेड है, ये नेक है, ये ट्यूबरकल है, बराबर, और ये शाफ्ट ऑफ द फर्स्ट रिब है, बराबर। शाफ्ट में ये सुपीरियर सरफेस है और नीचे वाली इंफीरियर सरफेस है। दिस इज द इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड दिस इज द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट। करने के लिए पहले आपको ऐसे देख लेना है, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। जब आप ये रिब्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस रखोगे एक सरफेस पे, तो दोनों एंड टच हो रहे हैं, पर उससे पहले आपको राइट एंड सॉरी दोनों एंड पता होने चाहिए कि एंटीरियर एंड कौन सा है, पोस्टीरियर एंड कौन सा है। तो अगर वो से राइट साइड की है तो अगर आप उसको सीधा रखोगे तो ये दोनों एंड टच करेंगे सरफेस को। अगर गलत है तो क्या होगा कि एक एंड अपर चला जाएगा, पोस्टीरियर एंड थोड़ा ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, वो सरफेस को टच नहीं करेगा। दैट मीन्स आपने उसको गलत आइडेंटिफाई किया है। व्हेन प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बोथ हैंड्स ऑफ द रिब्स टच द सरफेस। ओके, दिस इज एंटीरियर एंड वो थिक है एंड लार्जर है एंड इट इज कंटिन्यूअस विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। दिस इज अ पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड के पास हेड, हेड के पास सिर्फ एक फैसेट है दैट आर्टिकुलेट्स विद द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। ये नेक है, वो लेटरली अपवर्ड एंड बैकवर्ड प्लेस होगा एंड ट्यूबरकल एट द एंगल ऑफ द रिब, ट्यूबरकल एट द एंगल ऑफ द रिब्स। सुपीरियर सरफेस ऑफ द रिब, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सुपीरियर सरफेस को आप देखोगे तो सुपीरियर सरफेस के पास आपको दो ग्रूव दिखेंगे। देयर इज अ टू ग्रूव्स प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द रिब, सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब। और ये जो इनर बॉर्डर है फर्स्ट रिब की, यहाँ पर आपको एक ट्यूबरकल दिखेगा, दैट इज अ स्कैलेन ट्यूबरकल, दैट इज अ स्कैलेन ट्यूबरकल। तो अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो जहां पर ग्रूव प्रेजेंट है दैट इज अ सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब, और लोअर सरफेस है दिस इज अ स्मूथ, वो स्मूथ होगी। ओके, तो उस तरह से आप सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
अब हम अटैचमेंट देखें तो हेड आर्टिकुलेट करेगा बॉडी ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। ये नेक है, नेक की ये एंटीरियर सरफेस के रिलेशंस देखे तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो नेक के रिलेशंस में आप देखो फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड जाओ तो सिंपैथेटिक चेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड वेंट्रल रेमस ऑफ T1 नर्व्स। तो इतने जो है दैट forms relations with the neck of the first rib. From medial to lateral, we have a sympathetic chain, posterior intercostal vein, superior intercostal artery, and you have a ventral ramus of the T1 nerves. तो ये याद होने चाहिए। Tubercle articulates with the transverse process of the first thoracic vertebra. Okay, इतना समझ में आ गया। फिर ये स्कैलेनी ट्यूबरकल जो हमने देखा इनर बॉर्डर के पास, दैट गिव्स इंसर्शन टू द स्कैलेनस एंटीरियर मसल्स। स्कैलेनस एंटीरियर मसल्स का इंसर्शन होगा। ओके, आउटर बॉर्डर है ये वाली। तो आउटर बॉर्डर के एंटीरियर पार्ट में स्कैलेनस मीडियस का इंसर्शन होगा और ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल का ओरिजिन होगा। ओके, फिर ये आपका एट द जंक्शन ऑफ द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, फर्स्ट रिब का कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, वहां पर सबक्लेवियस मसल्स का ओरिजिन होगा एंड कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होगा। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, इतना समझ में आया? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आउटर बॉर्डर के पास और दो मसल्स होंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड स्केलेनस पोस्टीरियर मसल्स। ओके, यहाँ पर अपर सरफेस जो है ये वाली, यहाँ पर हमने दो ग्रूव दिखे थे, तो स्केलेनस ट्यूबरकल के आगे वाला जो ग्रूव है ये वाला, दैट इज फॉर द सबक्लेवियन आर्टरी, और यहाँ पर वेन, दैट इज फॉर द सबक्लेवियन वेन। ओके, इज इट क्लियर? So the anterior groove for the subclavian vein and posterior groove for the subclavian artery. क्योंकि ये anterior end है तो this is anterior part and this is a posterior part. तो anterior groove स्केलेनस ट्यूबरकल के फ्रंट में जो anterior end की और जो groove है that is for the subclavian vein, और उसके पीछे वाला जो groove है that is for the subclavian artery. Okay, neck के structure medial to lateral. Neck is related with a sympathetic chain, intercostal vein, artery and first thoracic nerve. Okay, this is all about the first rib. और इनर बॉर्डर जो है ये वाली, दैट गिव्स अटैचमेंट टू द सिप्सन फेशिया, दैट गिव्स अटैचमेंट टू द सिप्सन फेशिया। सेकंड रिब को कैसे आइडेंटिफाई करना है? इट इज ट्वाइस इन लेंथ विद द फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब से लेंथ में ज्यादा है। नो ट्विस्ट इन द शाफ्ट, शाफ्ट में कोई ट्विस्ट नहीं है। ट्यूबरकल ऑन द आउटर सरफेस, यहाँ पर आप रफ इंप्रेशन फॉर द और प्रोमिनेंट ट्यूबरकल, जब भी आप फर्स्ट रिब के जैसी रिब दिखेगी और आउटर सरफेस पे एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल दिखेगा, दैट इज आइडेंटिफाइंग फीचर्स फॉर द सेकंड रिब। यहाँ पर शॉर्ट कोस्टल ग्रूव होगा, फर्स्ट रिब में कोई कोस्टल ग्रूव नहीं था, बराबर, फेंट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोस्टल ग्रूव दिखेगा। तो सेकंड रिब को आइडेंटिफाई करने के लिए आप आउटर सरफेस पे एक रफ इंप्रेशन ढूंढो या प्रोमिनेंट ट्यूबरकल, दैट इज सेकंड रिब। ओके, ये जो ट्यूबरकल है दैट गिव्स अटैचमेंट टू द सेरेटस एंटीरियर मसल। ओके, और अपर बॉर्डर के पास यहाँ पर स्केलेनस पोस्टीरियर मसल्स और सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल्स का ओरिजिन होगा। फीचर्स ऑफ द 10th रिब, 11th एंड 12th रिब। 10th रिब है वो शॉर्ट रहेगी एंड सिंगल फेसेट ऑन द हेड फॉर द 10th वर्टिब्रा। ओके, तो जब भी आप हेड ऑफ द वर्टिब्रा में सिंगल फेसेट देखो तो आपको दो चीज ध्यान में आनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट रिब एंड 10th रिब। तो फर्स्ट रिब तो आप देख के ही पता चल जाएगा, फर्स्ट रिब को देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी हेड के पास ट्यूबरकल है और शेप टिपिकल है। 10th रिब जो है वो दूसरी रिब की जैसी होगी,
बट शॉर्ट होगी और यहाँ पर सिर्फ एक ही फेसेट होगा हेड के पास. दैट इज फॉर द 10th वर्टिब्रा, दैट इज फॉर द बॉडी ऑफ द 10th वर्टिब्रा. 11th है, उसके एंटीरियर एंड पॉइंटेड हो गए. नेक एंड ट्यूबरकल आर एब्सेंट ऑन द 11th एंड 12th रिब. ओके, 11th एंड 12th रिब छोटी होगी. एंटीरियर एंड में कोई कोस्टल कार्टिलेज के लिए ग्रो नहीं होगा. दे हैव अ पॉइंटेड एब्सेंट ऑन द 12th रिब, क्योंकि 12th रिब के बाद वहां पर कोई इंटरकोस्टल स्पेस नहीं आ रहा है. सो देयर इज अ नो कोस्टल ग्रूव in the 12th rib. Okay, so this is the identifying features for the 10th, 11th and the 12th rib. Okay, clinical anatomy commonest site for the fracture angle of the first rib है. राइकेटिक रोसरी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब बच्चों में होगी दैट लीड्स टू द राइकेटिक रोसरी. एंड सर्वाइकल रिब क्या है, तो हमने जनरली देखा है कि रिब्स 12th रिब से दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक रीजन. बट कई बार क्या होता है कि 7th फर्स्ट रिब के आगे हमें सर्वाइकल रीजन में एक छोटी सी रिब मिलेगी. दैट इज सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है. सो दिस इज यहाँ पर आप देख सकते हो तो स्केलेनस एंटीरियर मसल से उसके आजू बाजू में दो चीजें जा रही है, बराबर. तो ये सबक्लेवन आर्टरी जा रही है, फिर ये आपकी लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, बराबर. तो समटाइम्स व्हाट हैपन के ये फर्स्ट रिब के ऊपर आपकी सर्वाइकल रिब प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, इट आर्चेस ओवर these structures and it may compress the subclavian artery and lower trunk of the brachial plexus. Okay, this is your cervical rib syndrome. जब एडिशनली सर्वाइकल रीजन में कोई रिब प्रेजेंट है और इट में कंप्रेस दिस आर्टरी एंड लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, दैट लीड्स टू द सर्वाइकल रिब सिंड्रोम. दूसरी स्केलेनस एंटीरियर सिंड्रोम में क्या होता है, मसल, इन दो मसल के बीच में आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस जा रहा है. समटाइम्स स्केलेनस एंटीरियर मसल हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा, दैट में कंप्रेस द सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सस. सो these structures leads to the cervical rib syndrome. These structures also leads to the this condition also leads to the cervical rib syndrome. Okay, अब इसमें क्या होता है कि सबक्लेवियन आर्टरी कंप्रेस हो जाती है, so that will decrease the flow in the upper limb, blood flow in the upper limb, and lower trunk of brachial plexus को compress हो जाएगा, so that will leads to the paralysis of the upper limb muscles, that may lead paralysis or upper limb muscle. नेक के पास ये जो structures है that lies in relations with the apex of the lung. तो नेक के पास के जो स्ट्रक्चर है वो एपेक्स ऑफ लंग का कोई कैंसर होगा, ट्यूमर ऑन एपेक्स ऑफ द लंग, दैट में कंप्रेसेस these structures, okay. So it may lead to the Horner syndrome and clumsiness in the upper limb, क्योंकि ventral ramus of T1 compress हो रहा है. So this is known as a Pancoast tumor. Apex of the lung का जो ट्यूमर होगा that is known as a Pancoast tumor, and this compresses the नेक ऑफ द रिब के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा. दूसरा मैंने बताया स्केलेनस एंटीरियर सिंड्रोम, तो ये मीडियस और एंटीरियर, स्केलेनस एंटीरियर के बीच में आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस का लोअर ट्रंक आ रहा है. जब भी हाइपरट्रोफाइड ये मसल्स हो जाएंगे दैट कंप्रेसेस दिस आर्टरी एंड नर्व्स. ओके, तो वो अपर लिम्ब में पैरालिसिस मसल्स को कर लेंगे, ब्लड फ्लो चला जाएगा, सो देयर इज एट्रोफी ऑफ द मसल्स. ओके, तो ये और दूसरा है सर्वाइकल रिब सिंड्रोम. तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिब्स. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर रिब्स. तो फ्रैक्चर याद रखना है, सर्वाइकल रिब सिंड्रोम याद रखना है एंड सर्वाइकल रिब सिंड्रोम आपको याद रखना है.
Okay, now if you have any query, you can call me, and please read yourself with help of your books and with help of the bonds which you have. Okay, आपको